Hello everyone, this is Dr. Abdal. Welcome back to my YouTube channel Learn with Dr. Abdal. आज का हमारा टॉपिक है सेट। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हम उसकी एक बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम उसके एग्जांपल्स देखेंगे, एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि एक सेट क्या होता है। तो सेट की जो मेन डेफिनेशन है, इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसमें तीन वर्ड आ रहे हैं, एक तो वेल डिफाइंड, सेकंड कलेक्शन एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। मतलब सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होते, उसमें हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेते हैं। तो फर्स्ट चीज़ तो ये क्लियर हो गई। उसके बाद ऐसे सारे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन कर लो आप, जो भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब वेल डिफाइंड क्या होता है वो भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, बट इतनी डेफिनेशन आप याद रख लो कि सेट क्या है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब जो आपका सेट बनता है वो हमेशा मोस्टली कर्ली ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है। उसके अंदर फॉर एग्जांपल कुछ भी एलिमेंट आ गए, ए कॉमा बी कॉमा सी, तो ये क्या है, ये तो आपके ऑब्जेक्ट्स हो गए। इनको एलिमेंट्स भी बोलते हैं या मेंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, लाइक स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो ये हम सिंबल यूज करते हैं बिलोंग्स का, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। या फिर बी बिलोंग्स टू ए या फिर सी बिलोंग्स टू ए, इस तरह से हम लिखते हैं जब भी कोई एलिमेंट, कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई मेंबर होता है सेट का, उसको इस तरह से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल देख लेते हैं इसके कुछ। हमारे पास है कुछ, हमारे पास नंबर्स का एक सेट है 1 2 3 4, ठीक है। इसमें जो जितने भी 1 2 3 4 हैं ये एलिमेंट्स है सेट ए के। अब ये वेल डिफाइंड है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, या फिर आप बोल सकते हो नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 4। नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 4 को आपको बिल्कुल वेल डिफाइन है, आपको पता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं और लेस देन इक्वल टू 4 क्या होते हैं, वो 1 2 3 4 ही होते हैं। वो जीरो नहीं जाएगा क्योंकि नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होते हैं। देन सेट ऑफ वॉवल्स। अब आपको वेल डिफाइननेस इसकी पता है कि हमारे पास जितने भी इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो A to Z होते हैं, और उसमें वॉवल्स क्या होते हैं, A E I O U, ये सिर्फ 5 ही वॉवल्स होते हैं। तो इनको कलेक्ट कर लिया, एक कर्ली ब्रैकेट में हमने डाल दिया और एक कलेक्शन बना के इसको बोल दिया कि ये एक सेट है, ठीक है। ये वॉवल्स है। इसी तरह आप और भी सेट बना सकते हो बहुत सारे। रियल लाइफ एग्जांपल ले लो, जैसे कि स्टूडेंट हु स्कोर्ड अबव 90 मार्क्स। तो आपने अपनी जिस भी क्लास को पढ़ा रहे हो उसमें जितने भी स्टूडेंट ने 90 मार्क्स से अबव स्कोर करा है या 90% से अबव स्कोर करा है, तो आपने उन सारे स्टूडेंट का कलेक्शन कर लिया। तो उसमें जितने भी बच्चे आ गए, लाइक राम आ गया, राहुल आ गया, ठीक है, आर्यन आ गया, तो इस तरह से आपने उन सारे बच्चों का कलेक्शन कर लिया। अब ये वेल डिफाइन है, आपको पता है कि 90% से अबव या 90 मार्क्स से अबव कौन बच्चे हैं। उसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है उनको इंक्लूड करने के लिए। अगर कोई कन्फ्यूजन नहीं है इंक्लूड करते टाइम सेट में कि ये एलिमेंट आएगा, ये मेंबर आएगा या ये ऑब्जेक्ट आएगा सेट के अंदर, तो इसका मतलब वो आपका वेल डिफाइंड सेट है। आप उसको कलेक्ट जो कर रहे हो वो बिल्कुल वेल डिफाइंड कलेक्शन है, उसमें कोई भी एम्बिगिटी नहीं है, उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है कलेक्शन करने में, ठीक है। अब कन्फ्यूजन कहाँ आती है, जो कि वेल डिफाइंड नहीं होता है। तो ये तो हमने अभी जो एग्जाम्पल देखे तीन, ये सारे वेल डिफाइंड कलेक्शंस थी जो ये सेट बनाते हैं, ठीक है। अब ऐसे एग्जाम्पल देख लेते हैं जो सेट नहीं बन पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक कलेक्शन ऑफ ब्यूटिफुल पेंटिंग्स। अब इसमें क्या है ना, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हो सकता है कोई पेंटिंग किसी को पसंद आ जाए, कोई पेंटिंग किसी को पसंद आ जाए, तो ज़रूरी नहीं होता कि उसमें आप वेल डिफाइंडनेस ला सको कलेक्शन में। तो इसमें ब्यूटीफुल जो है ना उसको आप मेजर नहीं कर सकते एक तो, ठीक है। उसमें पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। वो कभी कभी कहते हैं ना कि खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है, तो इसमें ये भी आ गया कि आप जो जिसको देख रहे हो वो हो सकता है आपको ब्यूटीफुल लग रहा हो लेकिन दूसरे को ना लग रहा हो, तो इसलिए ये एक वेल डिफाइंड नहीं रहेगा, इसका आप एक कलेक्शन नहीं बना सकते, एक सेट नहीं बन पाएगा। सिमिलरली कलेक्शन ऑफ टॉल स्टूडेंट्स इन अ क्लास। अब टॉल की डेफिनेशन आपको क्लियर नहीं है कि भाई टॉल की डेफिनेशन है क्या, है ना। टॉल हो सकता है आप इंडिया में हो और जिस क्लास में आप हो उसमें सारे बच्चों की हाइट जो है वो 5.8 से कम ही हो, तो आपको जो है 5.6 भी टॉल लग रहा होगा, 5.7 भी टॉल लग रहा होगा, 5.8 भी टॉल लग रहा होगा। लेकिन अगर आप बाहर के देश में चले जाओ उसमें 6 तो बहुत नॉर्मल सी हाइट होती है, उसमें सारे लोग जो है वो 6 से बड़े ही ऊंचे होते हैं। तो इसमें इसमें क्या होगा, आपकी जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं रही, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी कि किस बच्चे को हम टॉल बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे। तो इसलिए ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं रही, आप इसको सेट नहीं बना सकते। इन कलेक्शंस का टॉल स्टूडेंट्स का एक सेट नहीं बना सकते। सो कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन इन एन एग्जाम, सो ये भी वेरी करता है। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ के गया एग्जाम में, जिसने बहुत अच्छे से रिवीजन करा है, सारी क्लासेस अटेंड करी हैं, तो उसमें क्या होगा, उसको सारे क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे। और जो बच्चा नहीं पढ़ के गया उसको हो सकता है जो क्वेश्चन ट्रिवियल है, जो 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, वो भी उसको डिफिकल्ट लग रहा हो।
तो इसमें भी आपको कन्फ्यूजन होगी कि कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, वो वेरी कर रहा है पर्सन टू पर्सन। सिमिलरली कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग मूवीज़, ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। इसमें आप जब कलेक्शन बनाओगे तो आपको कन्फ्यूजन होगी कि आप बना रहे हो आपके लिए इंटरेस्टिंग मूवीज़ कुछ और है, आपका फ्रेंड बना रहा है उसके लिए इंटरेस्टिंग मूवीज़ कुछ और है। देन कलेक्शन ऑफ रिच पीपल इन अ सिटी एंड कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स, ये सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे वेल डिफाइंडनेस नहीं रहती है, जहाँ पे कन्फ्यूजन होती है। सेट बनाने में आपको नहीं पता होता कि कौन से सेट में कौन सी चीज़ को इंक्लूड करें। तो गुड बुक्स को इंक्लूड करने के लिए आपको नहीं पता कि कौन सी बुक जो है वो गुड है। हो सकता है आपके लिए स्टडी से रिलेटेड या फिर नॉलेज वाली जो बुक्स होती हैं वो ज़्यादा अच्छी हो, किसी के लिए स्पोर्ट्स बुक्स अच्छी हो, किसी के लिए कोई और सी बुक अच्छी हो, फिक्शन अच्छी हो, किसी के लिए साइंस वाली चीज़ें अच्छी हों। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो इसलिए आप यहाँ पे कलेक्शन नहीं बना सकते, वो एक सेट नहीं बन पाएगा। सो आई होप आपको यहाँ पे ये वर्डिंग क्लियर हो गई हो, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो डिस्टिंक्ट आप कर लोगे, कलेक्शन बना लोगे, लेकिन वेल डिफाइंडनेस देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सेट बनाते टाइम। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ सेट्स। तो कुछ टाइप के सेट्स होते हैं वो हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। फर्स्ट है आपके पास नल सेट। सो नल सेट क्या होता है, जिसमें आपके पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता उस सेट में। मतलब आपने एक सेट ए लिया, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, आपने बस कर्ली ब्रेसेस बनाए, कर्ली ब्रैकेट्स बनाए, उसमें अंदर कुछ भी नहीं लिखा, वो एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो वो एक नल सेट होगा, या फिर उसको हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत काम का सेट होता है, बहुत जगह यूज होता है ये सेट, तो एम्प्टी सेट बोलते हैं उसको। सिंगलटन सेट नेक्स्ट आपके पास है, मतलब जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। लाइक आपने एक सेट बनाया भी, उसमें एक ही एलिमेंट है, उसमें एक वॉवेल आ गया ए, तो ये एक ही सेट है, एक सिंगलटन सेट है। लाइक आपने बनाया उसमें एक फ्रूट आ गया, तो वो एप्पल, तो उसमें क्या हो गया, वो एक सिंगलटन सेट हो गया। फाइनाइट सेट थर्ड। फाइनाइट सेट का मतलब है जिसमें आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आप काउंट कर सको, जैसे कि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। या आपने और कोई सा सेट बनाया, ऑल द क्रिकेटर्स, ठीक है, इंडियन क्रिकेटर्स का नाम बना लिया आपने, तो उसमें क्या होगा, वो भी एक सेट जो बनाओगे आप, वो भी एक काउंटेबल सेट होगा, फाइनाइट ही उसमें एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, या फिर वॉवेल्स का सेट हो गया, कॉन्सोनेंट्स का सेट हो गया, या फिर नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 100 हो गए, नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 100 हो गए, वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके फाइनाइट सेट होंगे। सो नेक्स्ट है हमारे पास इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट में वो सेट इनफाइनाइट होगा जिसमें फाइनाइट एलिमेंट नहीं है। ठीक है, यानी कि वो रुक नहीं रहे हैं, वो चलते जा रहे हैं। जैसे नेचुरल नंबर का सेट ले लिया आपने, वो डॉट डॉट करके आप उसको लिख देते हो, तो वो एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, इसी तरह आप इंटीजर्स का सेट बना लो, ये नेचुरल नंबर का सेट है, इंटीजर्स को जेड से डिनोट करते हैं, तो उसमें कैसे आते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन। तो दोनों साइड डॉट डॉट लगा के हम उसको छोड़ देते हैं, वो दोनों चलते रहेंगे। देन इक्वल सेट्स, तो इक्वल सेट्स में ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती, आप 1 2 3 लिख लो या 3 2 1 लिख लो, तो वो दोनों इक्वल हैं, क्योंकि उसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। उनमें अगर एक सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो दूसरे में भी 3 एलिमेंट्स हैं, और उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो भी सेम है। ठीक है, ज़रूरी नहीं फाइनाइट ही आपका इक्वल होगा, इनफाइनाइट भी इक्वल हो सकता है। लाइक मैंने एक सेट ले लिया ए, उसमें मैंने इस तरह से लिख लिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बी एक सेट ले लिया मैंने, उसमें बस मैंने इनको चेंज कर दिया, 3 2 1 आगे, फिर 4 5 6 7 जैसे सीक्वेंस होती है वैसे लिख दिया नेचुरल नंबर्स की। तो ये दोनों में बस ऑर्डरिंग डिफर कर रही है, पहले पे फर्स्ट है, यहाँ पे थर्ड है, यहाँ सेकंड है, यहाँ सेकंड है, यहाँ थर्ड है, यहाँ फर्स्ट है, फिर 4 और 4 सेम आ गया, फिर 5 और 5 सेम आ जाएगा। तो इस तरह से दोनों सेट आपके इक्वल सेट ही माने जाएंगे। तो इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट दोनों इक्वल आप कंसिडर कर सकते हो सकते हैं इक्वल सेट्स। तो इक्विवेलेंट सेट्स, सो इक्विवेलेंट का जो टर्म यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, ये ज़्यादातर फंक्शंस के टाइप में यूज़ होती है। मतलब कि आपके पास एक सेट है ए और दूसरा है बी, अगर आप इनके बीच में एक फंक्शन ढूंढ सको ए टू बी जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो ए और बी सेट्स को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। ठीक है, और फाइनाइट के जब अगर आपका इनफाइनाइट का केस है तो फंक्शन के थ्रू बोल देते हो। अगर आपका फाइनाइट सेट है तो फाइनाइट सेट में तो आप सिर्फ और सिर्फ कार्डिनलिटी देखोगे। कार्डिनलिटी का मतलब ए में कितने एलिमेंट्स हैं, तो जिसको आप मॉड लगा के डिनोट कर दो। कार्डिनलिटी किसी सेट की मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ ए, इसका मतलब वो उसकी 3 है, और कार्डिनलिटी बी की भी 3 ही है। ठीक है ना, कार्डिनलिटी ऑफ बी, शॉर्ट में आप कार्ड करके भी लिखते हो। तो अगर फाइनाइट सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इक्विवेलेंट हो जाएंगे। अब इनफाइनाइट सेट में कभी कभी क्या हो जाता है ना कि आप काउंट नहीं कर पाते हो, तो आपको मैपिंग डिफाइन करनी पड़ जाती है,
क्योंकि इनफाइनाइट सेट के सारे एलिमेंट आपको आंखों से नहीं दिख रहे होते हैं, तो आप उनके लिए उनके बीच में एक फंक्शन डिफाइन करते हो जो 1 to 1 होता है और ऑन टू होता है, तो दोनों साइड उस केस में भी इक्विवेलेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है सबसेट। तो सबसेट का मतलब है अगर कोई आपके पास एक सेट है बी, तो उसके एलिमेंट्स को ही यूज करके आपने एक और सेट बना लिया ए, तो या तो वो उसके इक्वल हो जाएगा ए, या तो बी के इक्वल होगा, या ए उसके अंदर पूरा पूरा कंटेन करेगा, मतलब ए का साइज छोटा है और बी का साइज जो है वो बड़ा है, बी के अंदर ही बैठा है ए। तो वेन डायग्राम के थ्रू बहुत इजीली समझ लेते हैं। अगर आपके पास कोई एक सेट है ए, अब उसके अंदर कोई सा भी आप सेट ले लो बी, वो यहाँ पे भी हो सकता है या हो सकता है बाउंड्री से भी मैच कर जाए सी, तो ये सारे इसके सबसेट हैं, सी भी ए का सबसेट है, बी भी ए का सबसेट है। अब प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट होता है जो बी के इक्वल ना हो। प्रॉपर सबसेट है जहां पे ए एक बी का प्रॉपर सबसेट कब बनेगा, जब ए बी में कंटेन करे और बी के इक्वल ना भी हो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ हमने ऊपर एग्जांपल भी लिए थे, यहाँ पे इक्वल नहीं हो रहा, यहाँ पे अगर आप सबसेट की बात करो तो कोई बी ए के इक्वल ले लो तो बी भी ए का सबसेट है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर सबसेट में वो कभी भी बड़े वाले सेट के इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब कि आपने क्या करा, आपने एक सेट लिया ए, अब जो बी सेट उसके अंदर ले रहे हो, या फिर आपने प्रॉपर सबसेट बी ले रहे हो ना, बी बड़ा ले रहे हो कि चलो यहाँ बोला ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो बी आपने बड़ा सेट लिया, अब उसके अंदर ही होना चाहिए वो, और उसके बिल्कुल इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आपने ए उसके अंदर लिया, उसके इक्वल नहीं है, तो उसमें क्या होगा, आपका ए प्रॉपर सबसेट होगा बी का। फॉर एग्जाम्पल आपने बी ले लिया 1 2 3, ए ले लिया आपने 1 2, तो यहाँ पे ए जो है वो उसका बी का प्रॉपर सबसेट है। लेकिन अगर मैंने ए ले लिया 1 2 3, मतलब इसी की इक्वल भी ले लिया, तो ए अब बी का सबसेट हो जाएगा, लेकिन इक्वल भी हो रहा है वो, ठीक है, तो वो वहाँ पे प्रॉपर नहीं रहा। प्रॉपर होने के लिए ए में बी से एटलीस्ट एक एलिमेंट कम होना ही चाहिए, ठीक है ना, ए के अंदर बी से एक एलिमेंट कम होना ही चाहिए, तभी वो बनेगा प्रॉपर सबसेट। देन यूनिवर्सल सेट, द सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कंसिडरेशन, मतलब कि आप जिस प्रॉब्लम पे वर्क कर रहे हो, जिस प्रॉब्लम को कंसीडर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप सारे के सारे फ्रूट्स को स्टडी कर रहे हो कि कौन सा फ्रूट में कितने वाइटामिन, कितने मिनरल्स, क्या जो भी होते हैं, तो उसमें आप क्या कर रहे हो, उसमें यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, ऑल दी फ्रूट्स, ठीक है, ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। अगर आप वेजिटेबल स्टडी कर रहे हो तो आपका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा ऑल दी वेजिटेबल्स। अगर आप ह्यूमंस को स्टडी कर रहे हो, अब ह्यूमंस भी किस रीजन की, फॉर एग्जांपल इंडियन रीजन की, तो यूनिवर्सल सेट में ह्यूमंस को स्टडी कर रहे हो तो ऑल दी पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब आप इंडिया के स्टडी कर रहे थे तो इसलिए इंडिया। तो इसमें यूनिवर्सल सेट डिपेंड करता है आप कौन सी प्रॉब्लम में स्टडी कर रहे हो, क्या कंसीडर करके चल रहे हो स्टार्टिंग से प्रॉब्लम में, आप किस चीज़ को स्टडी करना चाहते हो, किस चीज़, अगर आप एनिमल्स को स्टडी कर रहे हो, एनिमल्स में किसी चीज़ को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल वैक्सीन बनाना चाह रहे हो आप, कोई जो एनिमल की बाइट से कोई बीमारी फैलती है, तो उसमें सारे के सारे एनिमल्स आ जाएंगे, वो आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। और डिपेंड करता है, अगर आप नंबर से स्टडी कर रहे हो तो नंबर जब स्टडी कर रहे हो तो आपका फिर सेट जो यूनिवर्सल बनेगा वो नंबर्स का ही बनेगा, उसमें फिर फ्रूट्स, वेजिटेबल, पीपल नहीं आएंगे, उसमें नेचुरल नंबर, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस तरह से आएंगे, ठीक है। फिर आप क्या नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट का मतलब है जो सेट में दो कोई सा भी एक भी एलिमेंट रिपीट ना करे, तो ए और बी में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा है तो इसलिए वो डिसजॉइंट हो गया। ओवरलैपिंग सेट्स, सो ओवरलैपिंग का मतलब उनमें कोई एलिमेंट कॉमन होगा, तो इसको भी हम वेन डायग्राम से देख सकते हैं। वेन डायग्राम किस तरह से बनता है, आपको बस एक यूनिवर्सल सेट की बनानी चाहिए, एक सेट ए बना लो, उसको सर्कल करके बनाते हैं, एक सेट आपको, क्योंकि उनमें ओवरलैपिंग है तो ओवरलैपिंग के लिए आप ओवरलैप करके बनाते हो उसको, ए और बी। तो ए में 1 2 3 है और बी में 3 4 5 है, तो उनमें 3 एलिमेंट कॉमन है, ए में 1 2 3 आ गया और बी में क्या आ गया 3 4 5, तो कौन सा एलिमेंट यहाँ पे कॉमन आ गया, वो ये वाला 3 वाला, तो ओवरलैप हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसी को बोलते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। देन पावर सेट। सो पावर सेट कैसे बनता है, आपके पास कोई सेट है ए, तो आपके पास कोई सेट ए है, उसमें एलिमेंट्स है स्मॉल ए और स्मॉल बी, तो उसके जितने भी सबसेट्स आप बना सकते हो पावर सेट ऑफ ए में वही आते हैं। मतलब किसके सबसेट, ए के,
ए का सबसेट क्या होगा, एम्प्टी सेट जो है वो हमेशा हर किसी का सबसेट होता है, तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। फिर सिंगलटन ए भी तो कैपिटल ए का सबसेट होगा, सिंगलटन बी भी कैपिटल ए का सबसेट होगा, और कोई भी सेट अपने आप का एक सबसेट होता ही है, मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ ए। हम प्रॉपर की बात नहीं कर रहे हैं, हम सबसेट की बात कर रहे हैं, तो ए इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ये हो गया आपका पावर सेट ऑफ ए। सो नेक्स्ट सेट ऑपरेशन। तो इसमें आपके पास सबसे पहला सेट ऑपरेशन होता है यूनियन। मतलब हम दो सेट का यूनियन किस तरह से लिखते हैं, ए यूनियन बी, मतलब ए के भी एलिमेंट्स आएंगे उसमें, बी के भी एलिमेंट आएंगे, तो उसको लिखा कैसे, देखो एक्स, इसमें सारे वो एक्स आएंगे जो एक्स ए में भी बिलोंग कर रहा है और एक्स बी में भी बिलोंग कर रहा है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए और बी के सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन ले लो, बस रिपीट मत करना कोई एलिमेंट, मतलब कि रिपीट का मतलब अगर कोई एलिमेंट ए में भी है और बी में भी, तो उसको आप दो बार नहीं लिखोगे, एक ही बार लिखोगे। तो जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, ए में आपके 1 2 है और बी में आपके पास 2 3 है, तो आपने जब यूनियन लिया तो 1 2 3 लिख दिया, आपने 2 को दो बार नहीं लिखा, क्योंकि ए में भी 2 आ रहा था, बी में भी 2 आ रहा था, उसको दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही बार लिखना है ना। तो आप जैसे ए में है ए कॉमा बी कॉमा सी, और बी में है आपके पास सी कॉमा डी कॉमा ई, तो ए यूनियन बी क्या बनेगा आपके पास, ए बी सी डी ई, जबकि सी दोनों में रिपीट हो रहा था, तो हमने एक ही बार लिखा है उसको। इसी तरह फिर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दो सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे। तो आपके पास दो सेट हैं ए और बी, तो उसमें देखो कैसे लिखा है, एक्स, एक्स बिलोंग टू ए एंड, बीच में एंड लिखा है, ये लॉजिकल ऑपरेटर जो कनेक्टिव होता है, एंड एक्स बिलोंग टू बी, मतलब कि एक्स जो है वो ए में भी होना चाहिए और एक्स बी में भी होना चाहिए, तभी वो ए इंटरसेक्शन बी में आएगा, ठीक है ना। मतलब ए इंटरसेक्शन बी में अगर कोई एलिमेंट एक्स आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ एक्स जो है वो ए में भी बिलोंग कर रहा है एंड एक्स जो है वो बी में भी बिलोंग कर रहा है। तो आप इसको बोथ वेज भी लिख सकते हो कि अगर कोई एलिमेंट ए में भी है और बी में भी है तो वो इंटरसेक्शन बी में भी होगा, और अगर ए इंटरसेक्शन बी में है तो वो ए और बी दोनों में इंडिविजुअली भी होगा, ठीक है। तो देखो 1 2 3 आपके पास ए सेट है, बी सेट है, 2 3 4, तो इनमें कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, एक तो है 2 और एक है 3, तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी बन गया आपका 2 3। सो नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो आपके पास एक सेट ए है एक सेट बी है, अगर आप ए माइनस बी लेना चाह रहे हो, मतलब ए डिफरेंस बी लेना चाह रहे हो, तो उसमें कैसे एलिमेंट आएंगे, अंदर एक्स, उसमें मतलब सारे वो एक्स आ जाएंगे, मतलब वो सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन बना रहे हो एक्स का, जो ए में तो बिलोंग करेगा एंड एक्स जो है वो बी में बिलोंग नहीं करेगा, तो इस तरह से बनाओगे। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो, ए में क्या है आपके पास 1 2 3 है और बी में क्या है 2 और 3 है, तो इसमें से हमें क्या करना होता है, ए में से वो एलिमेंट रिमूव कर देने हैं जो बी में भी आ रहे हैं। तो ए में आ रहा है सिर्फ 1 2 3, ठीक है। अब बी में देखो क्या क्या आ रहा है, हमें बी में ए डिफरेंस बी लेना है, बी में 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, तो ए में भी ये आ रहा है बी 2 3, तो ये दोनों रिमूव कर दोगे ए से, तो ए डिफरेंस बी क्या बनेगा, ए डिफरेंस बी बनेगा आपका 1। अगर आपको बी डिफरेंस ए लेना है तो क्या होगा, अब बी में देखो, बी में 2 और 3 है और ए में 1 2 3 है, तो जो ए में है वो तो रिमूव करोगे ना, अब बी डिफरेंस ए ले रहे हो आप, बी डिफरेंस ए बनाना चाह रहे हो आप, तो जो बी में एलिमेंट जो ए में भी है आपको ए वाले एलिमेंट को रिमूव कर देना है, तो 2 को रिमूव कर दिया, 3 को भी रिमूव करोगे क्योंकि वो ए में भी है, देखो 2 ए में भी है और 3 ए में भी है, तो इसलिए इसमें क्या आया, कुछ भी नहीं बचा, एम्प्टी सेट बनेगा ये, तो बी माइनस ए आपका एम्प्टी सेट बनेगा। मतलब क्या, आपने बी में से वो एलिमेंट उठाने जो ए में नहीं है, और या फिर ऐसे कह सकते हो कि बी में से वो एलिमेंट रिमूव कर देने जो ए में भी है। अब आपको इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट 1 भी तो बच रहा है, तो 1 कहाँ जाएगा, अब 1 को हमें नहीं देखना है, एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो होने दो, लेकिन बी माइनस ए जब बनाओगे तो अगर बी में ए का कोई सा भी एलिमेंट दिखाई दे रहा है तो आप रिमूव कर दोगे, ठीक है। ये बना आपका डिफरेंस। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। सो जो कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है वो हमेशा आप जो यूनिवर्सल सेट होता है उसके अकॉर्डिंग लेते हो, जो भी आपके पास सेट अंडर द कंसिडरेशन है, मतलब बड़ा सेट जो यूनिवर्सल सेट हमने अभी पढ़ा था, तो कॉम्प्लीमेंट हमेशा उसके अकॉर्डिंग ही बनता है। फॉर एग्जाम्पल उस कॉम्प्लीमेंट को लिखने का तरीका या तो ए कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हो या फिर ए डैश भी लिख सकते हो या फिर ए बार भी लिखते हैं कहीं कहीं, तो उसका मतलब होता है यू माइनस ए, यू डिफरेंस ए लेते हैं हम, मतलब कि यू में से वो एलिमेंट हटा दी जो ए में भी है, ठीक है ना, यू में से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो ए में भी हैं, रिमूव ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए फ्रॉम यू। अब देखो यू यहाँ पे 1 2 3 4 5 आपको दे रखा है और ए दे रखा है 1 2, तो आप यू में से सिर्फ और सिर्फ 1 2 हटा दो तो आपका ए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो यू में क्या है 1 2 3 4 5,
ए में क्या है 1 2, तो 1 2 हटा दिया तो क्या बचा 3 4 5, तो ये बन गया आपका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यू मान लो आपके पास यही दे रखा है 1 2 3 4 5 और ए सेट मैंने ले लिया एम्प्टी सेट, तो अब मैं ए का कॉम्प्लीमेंट जो लिखूंगा ना वो क्या बनेगा, अब यू में से ए हटाओगे तो ए में तो कुछ भी नहीं है, तो वो क्या बन जाएगा वापस से यू ही बन जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट जब आपने लिया तो क्या आया 1 2 3 4 5, और अगर मैं फाइव का कॉम्प्लीमेंट सॉरी यू का कॉम्प्लीमेंट लेना चाहूँ तो यू का कॉम्प्लीमेंट आप यू में ही तो लोगे, मतलब यू माइनस यू करोगे, ये तो डेफिनेशन है। अगर आप ए का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो तो यू माइनस ए लिखते हो, आप यू का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो यू माइनस यू ही तो लिखोगे, तो वो 5 बनेगा। ठीक है, ये है आपके कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन। नाउ वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम इज अ डायग्राम दैट यूजेस सर्कल्स टू शो सेट्स एंड देयर रिलेशनशिप वेयर ओवरलैपिंग पार्ट्स रिप्रेजेंट कॉमन एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल ए आपके पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और बी में एलिमेंट्स हैं आपके पास 1 2, तो जब आप इनका वेन डायग्राम बनाओगे, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। तो इसमें क्या है, ए में क्या क्या एलिमेंट है 3 है 4 है, लेकिन ए और बी में दोनों में कॉमन में, तो ए में आपका ये आ गया, बी में आपका 1 2 आ रहा है, तो 1 और 2 यहीं आ गए दोनों। ठीक है, तो ये आपका बन गया ए, इसको आप वेन डायग्राम बोल सकते हो ए एंड बी का। इसमें बी के और ए के जो एलिमेंट कॉमन थे वो हमने कॉमन में रखे हैं दोनों में, जो भी ओवरलैप हो रहे थे, और जो अलग हैं जो कॉमन रिपीट मतलब दोनों में ओवरलैप नहीं हो रहा है उनको मैंने अलग रखा है, वो बी से दूर है, बी में बिल्कुल भी टच नहीं हो रहा है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर ए में 1 2 3 है और बी में 4 5 है, सिर्फ और सिर्फ 4 5 है और दो में कोई सा भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो उसका जो आपका वेन डायग्राम बनेगा तो ए का क्या बना 1 2 3 और बी का क्या बना 4 5, तो कुछ भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही है दोनों में। ठीक है, वो बिल्कुल अलग अलग बनेंगे ए और बी। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ए में है आपके पास 1 2 3 4 और बी में है आपके पास 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसका आप वेन डायग्राम जब बनाओगे तो क्या होगा, और इसमें एक यूनिवर्सल सेट अलग से ले लो 1 2 3 अप टू 10 तक ले लो, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है, ए एंड बी। अब आप सबसे पहले तो ये देख लो कॉमन एलिमेंट ए और बी में कौन से हैं, तो ए और बी में 3 और 4 है, तो 3 और 4 यहाँ बीच में आ जाएंगे दोनों में कॉमन एरिया में। अब ए में कौन कौन से हैं 1 2, बी में क्या बचा 3 4 के बाद 5 6 7। अब ए और बी को मिलाने के बाद भी यू में कितने एलिमेंट बच रहे हैं 8 9 10, तो 8 9 10 वो कहीं इधर यू के अंदर ही होंगे, तो ये आपका क्या बन गया वेन डायग्राम ऑफ यू ए एंड बी। ठीक है, दो कॉमन है उनको हमने कॉमन में रखा है, कॉमन एरिया जो बन रहा है आपका देखो इधर वाला। ठीक है, ये इधर आ गया कॉमन एरिया, और इधर बाकी के एरिया में जो आपने रखे हैं वो आपके, ये पूरा आपका ए है, जो ग्रीन से मैं कर रहा हूँ ये पूरा आपका ए है। ठीक है, अब जो कॉमन थे हमने ओवरलैपिंग में रखे हैं, मतलब कि 3 और 4 को ओवरलैपिंग में रखा है, इंटरसेक्शन जो पार्ट है आपका, तो इस पार्ट को आप क्या बोलते हो ए इंटरसेक्शन बी भी बोलते हो इस पार्ट को ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। सो आपके पास दो सेट दे रखे हैं ए एंड बी है, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ए क्रॉस बी से लिखते हैं। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको मल्टीप्लिकेशन समझ लेते हैं, और जब उनको क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो वो मल्टीप्लाई करके आ जाते हैं दोनों एलिमेंट्स को ए और बी के। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बनता है ए और बी के एलिमेंट से वो किस तरह से बनता है, उसको डिनोट हम ए क्रॉस बी से करते हैं। अब इसमें हमेशा ऑर्डर पेयर आते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी। अब ये ए एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, ये कैपिटल ए से आ रहा है, और ये बी एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, ये कैपिटल बी से आ रहा है, और इनको दोनों को सेपरेट करने के लिए हम बीच में कॉमा लगाते हैं, और ये करते हैं हम राउंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू बी। यही तो मैंने बताया कि आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ऑर्डर पेयर का, ठीक है ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। अगर आपके पास 3 का हो ए बी सी, तो इसमें 3 कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट थर्ड कोऑर्डिनेट। आप 4 का भी बना सकते हो ए बी सी डी, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट थर्ड कोऑर्डिनेट फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, अब ए क्रॉस बी का मतलब है आपको ऑर्डर पेयर बनाने, जहाँ पे फर्स्ट वाला एलिमेंट हमेशा ए से आएगा और सेकंड वाला हमेशा बी से आएगा।
तो देखो यहाँ पे दो सेट दे रखे हैं, A12 दे रखा है और BXY दे रखा है। तो जब आप A क्रॉस B बनाते हो ना, तो इसको बनाने का सिंपलेस्ट तरीका पता क्या होता है, आप A का एलिमेंट फिक्स कर दो, A का एलिमेंट यहाँ पे ऑर्डर पेयर बना लो, उसमें 1 एलिमेंट फिक्स कर दिया। अब आप B के एलिमेंट वेरी कराओ, तो B में कितना एलिमेंट है, सिर्फ और सिर्फ XY है, तो फर्स्ट पहले X लिखो, फिर कॉमा से सेपरेट करो, फिर 1 फिक्स कर रखा है Y लिख लो। अब 1 के साथ जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे थे B के एलिमेंट्स के वो हमने बना लिए। अब आप A का एलिमेंट उठा लो, सेकंड वाला 2, अब आप B का एलिमेंट वेरी कराना शुरू कर दो, 2x 2y, तो ये बन गया आपका A क्रॉस B। तो अगर मुझे इसी में B क्रॉस A बनाना हो तो कैसे बनेगा, B का एलिमेंट मैं क्या करूँगा, मैं B का एलिमेंट फिक्स कर दूंगा, तो B x है और A का एलिमेंट 1, फिर B का एलिमेंट फिक्स करा, A का एलिमेंट 2, अब A के एलिमेंट खत्म हो गए, अब मैं B का फिर से वेरी करा दूंगा, B का एलिमेंट है y, तो A का एलिमेंट मैंने ले लिया 1, y 2, तो ये बन गया आपका B क्रॉस A। तो दोनों के दोनों जो है ना अलग होते हैं अगर A और B नॉट इक्वल है, ठीक है। अगर A और B नॉट इक्वल है तो A क्रॉस B और B क्रॉस A नॉट इक्वल आते हैं, क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर करता है। इसमें ना 1x जो है ना वो इसके इक्वल नहीं है, इसमें ऑर्डर मैटर करता है। 1 अगर पहले आ गया और x अगर पहले आ गया तो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। सो यही मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा था कि A B और B A, ऑर्डर पेयर A B और ऑर्डर पेयर B A, ये दोनों डिफरेंट हैं। और इन जनरल A क्रॉस B इक्वल नहीं होता है B क्रॉस A के, ठीक है, इन जनरल, मतलब कि हमेशा नहीं होता है इक्वल, किसी किसी केस में इक्वल हो सकता है। मतलब ऐसे सेट आप ले लो, अगर आपने A और B दोनों इक्वल ले लिए सेट, तो A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों इक्वल ही आएंगे फिर तो, ठीक है। अगर इनमें से कोई सा भी एक सेट एम्प्टी हो गया, ठीक है ना, मतलब मान लो आप A क्रॉस B बनाना चाह रहे थे और या तो A एम्प्टी हो गया या फिर B एम्प्टी हो गया, इनमें से कोई सा भी एक सेट एम्प्टी सेट हो गया, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका A क्रॉस B हमेशा एम्प्टी सेट ही रहेगा या फिर B क्रॉस A भी आपका एम्प्टी सेट ही रहेगा। अब नेक्स्ट है कार्डिनलिटी, मतलब इनमें कितने एलिमेंट्स होते हैं। अगर A के अंदर आपके पास A की कार्डिनलिटी M है, कार्डिनलिटी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कैपिटल A, उसको हम M से लिख रहे हैं, मतलब A के अंदर M एलिमेंट्स हैं और B के अंदर आपके N एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो A क्रॉस B में कितने होंगे, M इंटू N होंगे, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। अगर आपको 3 का बनाना है, A क्रॉस B क्रॉस C, मतलब थ्री उसमें कोऑर्डिनेट्स आएंगे, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, कार्डिनलिटी ऑफ A इंटू, अब यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे यहाँ क्रॉस था, A क्रॉस B क्रॉस C था, यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई बाई कार्डिनलिटी ऑफ B मल्टीप्लाई बाई कार्डिनलिटी ऑफ C, तो यहाँ पे मीनिंग चेंज हो गया। तो यहाँ पे मीनिंग चेंज हो गया, यहाँ पे हमने नोटेशन सेम रखी है, ये क्रॉस की नोटेशन है, ठीक है। यहाँ पे इसको हम क्रॉस बोल रहे हैं और यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई बोल रहे हैं, नोटेशन सेम है लेकिन वर्किंग डिफरेंट है। सो नेक्स्ट हमारे पास है सेट आइडेंटिटीज। ये आइडेंटिटीज हमने सेम आइडेंटिटीज हमने लॉजिक्स में भी पढ़ी थी, यहाँ पे हम यूनियन को और के साथ भी रिलेट कर सकते हैं और इंटरसेक्शन को एंड के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ये आपका क्या होता था, कंजंक्शन, यही होता था, और ये क्या होता था, डिसजंक्शन। तो आप इनसे रिलेट करके भी इनको सीख सकते हो सेट के लिए। तो आप ये आइडेंटिटी लॉ है, आइडेंटिटी लॉ का मतलब है जो सारे एलिमेंट को फिक्स कर देता है, मतलब कि फाई यहाँ पे आपका अगर किसी के भी साथ यूनियन करोगे फाई का एम्प्टी सेट का, तो वो आपको सेम ही दे देगा सेट ए। और यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है इंटरसेक्शन के लिए आइडेंटिटी, मतलब आप यूनिवर्सल सेट का किसी के भी साथ इंटरसेक्शन ले लो तो वो वाला ही सेट आएगा, यहाँ पे ए ही आएगा हमेशा। मतलब आप बी इंटरसेक्शन यू कर लो तब भी आएगा, सी इंटरसेक्शन यू कर लो तब भी सी आएगा, प्रोवाइडेड ए बी सी जो है सारे यूनिवर्सल सेट यू के सबसेट हैं, ठीक है। इसी तरह डोमिनेशन लॉ, तो डोमिनेशन लॉ का मतलब है जो डोमिनेट करता है, तो यहाँ पे यू हमेशा किसी भी सेट को डोमिनेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू द यूनियन साइन, यूनियन आपके पास जो ऑपरेशन है, तो आप यूनियन कर रहे हो यूनिवर्सल सेट का, मतलब ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, किसी के भी साथ करो तो वो यू ही रहेगा, है ना। मतलब बी यूनियन सी करो, बी यूनियन यू करोगे तब भी यू आएगा, सी यूनियन यू करोगे तब भी यू आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में डोमिनेशन जो होता है वो एम्प्टी सेट का ज़्यादा होता है, मतलब कि आप किसी भी सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के साथ कर लो तो एम्प्टी सेट ही आंसर मिलेगा आपको। आप यहाँ पे ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट कर लो तब भी एम्प्टी मिलेगा,
बी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट कर लो तब भी एम्प्टी सेट मिलेगा। तो यहाँ पे डोमिनेटिंग कौन हो गया, एम्प्टी सेट। तो डिपेंड कर रहा है साइन टू साइन जो ऑपरेशन आप लगा रहे हो। यूनियन में आपका यूनिवर्सल सेट डोमिनेट करता है और इंटरसेक्शन में आपका एम्प्टी सेट डोमिनेट करता है। नेक्स्ट है आइडेम्पोटेंट लॉ, मतलब किसी भी सेट का कितनी बार यूनियन कर लो वो आपको सेम सेट देगा, और किसी भी सेट का कितनी बार भी इंटरसेक्शन कर लो वो आपको सेम सेट ही देगा, वो ए ही देगा आपको। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। सो कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ का मतलब है जब आप किसी सेट का उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करते हो तो आपको यूनिवर्सल सेट देता है। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। सेकंड है अगर किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन करते हो तो वो आपका एम्प्टी सेट देता है। फिर नेक्स्ट आपका कम्यूटेटिव लॉ, मतलब क्या आप ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो तो सेम देगा रिजल्ट आपको, या फिर ए इंटरसेक्शन बी कर लो या बी इंटरसेक्शन ए कर लो वो तब भी आपको सेम रिजल्ट देगा। तो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। इधर से कान पकड़ लो या उधर से कान पकड़ लो, एक ही बात है। नेक्स्ट है आपका एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब है आप पहले दो सेट का यूनियन कर रहे हो और उसके बाद उसको सी से यूनियन कर रहे हो, या फिर पहले आपने बी और सी का यूनियन करा और फिर उसका ए के साथ यूनियन कर लिया, तो वो आपको सेम रिजल्ट देगा, प्रोवाइडेड यहाँ पे सारे साइन सेम है। देखो सारे ऑपरेशन यूनियन के हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब सिमिलरली वो इंटरसेक्शन पे भी अप्लाई होगा, पहले आप किन्हीं दो सेट का इंटरसेक्शन कर लो और फिर किन्हीं दो का इंटरसेक्शन कर लो, वो सेम रिजल्ट देगा। नेक्स्ट है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब कि ये आपका डिस्ट्रीब्यूट करना है यूनियन को कहाँ पे, इंटरसेक्शन के ऊपर। कैसे करोगे, देखो आपको ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व करना है, तो आप क्या करोगे, पहले ए का बी के साथ यूनियन करोगे, ए यूनियन बी आ गया। अब बाहर कौन सा साइन रखोगे, ये वाला इंटरसेक्शन वाला, ये करा। फिर ए का सी के साथ आप क्या करोगे, यूनियन, ए यूनियन सी, तो ये आपका बन गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सिमिलरली इंटरसेक्शन में भी आप कर सकते हो। तो जो बाहर वाला होता है वो आपका ए इंटरसेक्शन बी आएगा, फिर ये वाला साइन आएगा यूनियन का, फिर ए इंटरसेक्शन सी आएगा, ठीक है। फिर डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ भी हमने लॉजिक्स में भी पढ़ा था अच्छे से बहुत। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप किसी का कॉम्प्लीमेंट ओपन करते हो सेट का, अगर अंदर साइन सेम है सबका, ए यूनियन बी यूनियन सी जो भी है, तो कॉम्प्लीमेंट जब आपने करा तो वो क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि यूनियन का इंटरसेक्शन हो गया और जो इंडिविजुअल सेट्स थे उनका भी कॉम्प्लीमेंट हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। सिमिलरली सेम रिजल्ट आपका इंटरसेक्शन के भी साथ है। देन एब्जॉर्प्शन लॉ। तो एब्जॉर्प्शन लॉ का मतलब समझो, यहाँ पे ए यूनियन कर रहे हो आप ए इंटरसेक्शन बी के साथ, मतलब कि इसको ऐसे सोचो, आपके पास दो सेट हैं ए और एक सेट है आपके पास बी, ए बी, और ये आपका पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया, और बीच का जो आपका ये ग्रीन वाला है ये आपका हो गया ए इंटरसेक्शन बी हो गया ये। अब आप क्या करने जा रहे हो, ए कौन सा सेट है आपके पास, ए सेट है ये ब्लैक वाला, ठीक है, इसको मैंने ब्लैक कर दिया। अब आपका रूल क्या कहता है कि ए का यूनियन करना है ए इंटरसेक्शन बी के साथ, जो ब्लैक वाला सर्कल है उसका ही आपको यूनियन करना है, ब्लैक वाले सर्कल का यूनियन करना है किसके साथ, ये कॉमन पोर्शन जो ग्रीन वाला है ए इंटरसेक्शन बी के साथ, तो ऑब्वियसली वो ए ही तो बनेगा आपका पूरा, वो ए बन गया। सिमिलरली ए का इंटरसेक्शन करना है ए यूनियन बी के साथ। अब ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी मतलब ये दोनों सर्कल, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, इन दोनों को मिला के जितना भी एरिया बन रहा है वो आपका ए यूनियन बी है। तो ए यूनियन बी में आपने क्या इंटरसेक्ट करना है, ए, तो आपने ए यूनियन बी में ए इंटरसेक्ट कर दिया, मतलब दोनों सर्कल का इंटरसेक्शन एक सर्कल के साथ कर दिया, तो ऑब्वियसली छोटा वाला पार्ट आएगा ना उसमें ए आएगा, तो ये आपका एब्जॉर्प्शन लॉ हो गया। इसको आप किसके थ्रू समझ सकते हो, वेन डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ सकते हो। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है आप अगर डबल कॉम्प्लीमेंट करते हो, डबल निगेशन जैसे आपने पढ़ा था, डबल निगेशन किसी भी आर्ग्यूमेंट का करते हो, प्रोपोजिशन का करते हो, तो सेम प्रोपोजिशन मिलती है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर किसी का दो बार आप कॉम्प्लीमेंट करते हो तो आपको सेम सेट मिलेगा, और अगर आप यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करते हो तो आपको एम्प्टी सेट मिलेगा, और एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट करते हो तो आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा। तो ये कुछ लॉज हैं, आपको आई होप समझ आ गए होंगे। सेट आइडेंटिटीज बोलते हैं इनको, ये हमने सेम लॉजिक्स में भी पढ़े थे, वही चीज़ हमने सेट में भी अप्लाई कर दी। जब हम लॉजिक्स में पढ़े थे हम सेट के थ्रू ही समझने की कोशिश कर रहे थे, तो वैसे तो हमें सेट में पहले पढ़ लेना चाहिए, बट कोई बात नहीं, आप दोनों को रिलेट कर सकते हो अब इजीली। अब यहाँ पे हम एक नया कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जनरलाइज यूनियन एंड इंटरसेक्शन। मतलब कि हम यूनियन और इंटरसेक्शन को जनरलाइज कर रहे हैं, हम दो सेट का ना लेके 3 4 5 10
इवन इनफाइनाइट का भी हम ले सकते हैं, इंटरसेक्शन एंड यूनियन। हम यहाँ पे वैसे तो फाइनाइट का ही ले रहे हैं, देखो कैसे होता है ये। अगर हमें एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ लेते हैं इसको तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और इसमें एक चीज़ और याद रखना, अगर आप ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी यूनियन कुछ भी कर रहे हो तो आप इसमें कैसे भी कर सकते हो। देखो आपने पहले ए यूनियन बी करा, उसके बाद जो भी फाइनल रिजल्ट मिला, मान लो आपको मिला E1, तो फिर आप उसको सी के साथ कर लेना। फिर सी के साथ मिला आपको रिजल्ट E2, फिर उसको आप डी के साथ कर लेना। फिर इनका यूनियन मिला आपको E3, तो फिर इसको ई के साथ कर लो। अब आप चाहो तो राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर लो, आप पहले डी यूनियन ई कर लो। तो यहाँ पे एसोसिएटिविटी की वजह से आप कहीं से भी रिजल्ट को स्टार्ट कर सकते हो अपना सॉल्व करना। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपको यूनियन करना है ए आई का, तो ये यार आपका ए आई। हम जनरलाइज यूनियन और इंटरसेक्शन सीखेंगे यहाँ पे। तो ए आई का मतलब है A1 बनाते हैं सबसे पहले। तो A1 का मतलब है आई, तो आई की वैल्यू 1 पुट करनी है इसमें। तो आई की वैल्यू जैसे 1 पुट करा 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर आई की वैल्यू 2 पुट करो, तो कहाँ से स्टार्ट होगा 2 से, 2 3 4 5 एंड सो ऑन। फिर A3, तो आई की वैल्यू 3 पुट कर दो, तो 3 4 5 एंड सो ऑन। फिर लास्ट में क्या आएगा AN, तो AN का मतलब है आई की वैल्यू n पुट करोगे आप, n+1 n+2 एंड सो ऑन। अब आपको क्या करना है, इन सबका यूनियन लेना है। I इज इक्वल टू 1 to n AI। तो देखो यूनियन सबका लेने का मतलब है आपको A1 का A2 के साथ लेना होगा सबसे पहले। तो यूनियन क्या बनेगा, जो बड़ा सेट होगा वही बनेगा ना यूनियन में। A1 और A2 दोनों का कलेक्शन करोगे एलिमेंट्स का, जो भी ज़्यादा एलिमेंट्स आ रहे हैं आप वही उसका आंसर होगा। तो उसमें आ जाएगा 1 2 3 4 सो जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब ये वाला सेट आ जाएगा। फिर आप उसमें A3 का यूनियन करोगे तो उसमें अभी भी 1 2 3 4 एंड सो ऑन आएगा। इसी तरह करते 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 आपका क्या बन जाएगा, ये आपका जो सबसे बड़ा सेट है इसमें सबसे बड़ा सेट A1 ही है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा A1। अब आप इंटरसेक्शन की बात करो, I इज इक्वल टू 1 to n AI। अब अगर मैं A1 और A2 का इंटरसेक्शन करता हूँ यहाँ पे, तो क्या बनेगा, A1 और A2 में जो दोनों में से छोटा सेट है वो है 2 3 4 5, मतलब A2 बनेगा। ठीक है ना, तो A1 A2 का इंटरसेक्शन A2 बना। अब A2 और A3 का इंटरसेक्शन करते हैं, वो क्या बनेगा, जो इन दोनों में छोटा सेट है, मतलब A2 और A3 में कौन सा छोटा सेट है 3 4 5, तो मतलब A3 है इसका छोटा सेट, तो A3। अब करते 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 आप जब इंटरसेक्शन नीचे ले जाते चले जाओगे, AN तक पहुंचोगे, AN के साथ जब आप इनका इंटरसेक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, N, मतलब इन सारे सेट में जो सबसे छोटा सेट है वो है N, N+1 N+2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, इंटरसेक्शन ऑफ AI बन गया। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास है बिट स्ट्रिंग्स। सो बिट स्ट्रिंग का आइडिया कहाँ से आता है, अगर आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है A, आप उनके जितने भी सबसेट बनाओगे वो आप 0 1 की हेल्प से बना सकते हो। तो एक्चुअल में बिट स्ट्रिंग क्या है, वो एक स्ट्रिंग है जो 0 1 से बनी हुई है। ठीक है ना, बिट स्ट्रिंग जो आपकी बनती है वो एक स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग मतलब सीक्वेंस बोलो 0 1 से बनने वाली, 0 and 1 ही यूज़ होते हैं उसमें। अब वो कैसे बनती है, अब इसमें क्या लिखा है, अब बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एंड रिप्रेजेंट्स अ सबसेट ऑफ A एज फॉलोज। 1 का मतलब है एलिमेंट इज इंक्लूडेड और 0 का मतलब है एलिमेंट इज नॉट इंक्लूडेड। मतलब क्या, अगर मैं A का कोई सबसेट ले लूँ B, अब B में मैंने क्या एलिमेंट रखे हैं, मान लो मैंने उसमें रखे A1 A3 A7 और लास्ट वाला AN, भाई यही रखा है और बाकी के नहीं रखे हैं बीच के। ठीक है ना, ये बीच में कुछ भी नहीं है, बस 4 एलिमेंट्स हैं इसमें। अब मैं B के एलिमेंट्स को कैसे लिख सकता हूँ, तो मैं स्ट्रिंग में लिख सकता हूँ। अगर A1 आ रहा है आपका, तो यहाँ पे ना इनकी पोजीशन फिक्स है A में। तो A में आप देखो, A में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उनकी पोजीशन फिक्स है, मतलब A1 की पोजीशन फर्स्ट पोजीशन है, A2 की पोजीशन सेकंड पोजीशन है, A3 की पोजीशन थर्ड है। तो हमें पोजीशंस के अकॉर्डिंग ही बनाना है ये, मतलब कि आपको फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन थर्ड पोजीशन फिफ्थ 4 5 6 7 8 एंड अप टू n तक जाना है। अब आपको मैं B को स्ट्रिंग की फॉर्म में बनाना सिखा रहा हूँ। तो B में A1 है, तो A1 का मतलब है उसमें फर्स्ट एलिमेंट है, इसका मतलब वो मैं किससे लिखूंगा, 1 से लिखूंगा, तो इसका मतलब 1 आएगा यहाँ पे। अब B में A2 नहीं है, B में A3 आता है सीधा, तो A2 नहीं है तो 2 के नीचे 0 आएगा। अब A3 है तो 3 के नीचे 1 आएगा। A4 नहीं है 0, 5 नहीं है 6 नहीं है 7 है 8 नहीं है 9 नहीं है, ऐसे करते करते मैं AN है, फिर AN की जगह आपका 1 आ जाएगा।
तो मतलब कि हमने क्या करा, ए का एलिमेंट ए एक यूनिवर्सल सेट की तरह बिहेव करेगा, मतलब ए के सबसेट आप बना रहे हो तो आप बिट स्ट्रिंग की फॉर्म में बना सकते हो। ए में जितने भी एलिमेंट्स है A1 A2 A3 एंड सो ऑन, उनकी पोजीशन फिक्स है, इसकी फर्स्ट पोजीशन है, इसकी सेकंड, इसकी थर्ड, इसकी nth पोजीशन है। तो मैं पोजीशन के अकॉर्डिंग ही उनको कन्वर्ट कर रहा हूँ। जो सबसेट्स मैंने बी लिया, बी जो ए का सबसेट है, उसमें मैंने देखा A1 है, तो A1 की पोजीशन ए में क्या थी, वो फर्स्ट पोजीशन थी, तो फर्स्ट पोजीशन के नीचे 1 लिख दिया। A2 A2 बी में नहीं है, बट A2 की पोजीशन ए में क्या है, वो सेकंड पोजीशन है, तो मैंने यहाँ पे बनाते हुए A2 में 0 लिखा है, क्योंकि A2 उसमें नहीं है। किस में नहीं है, बी में नहीं है वो। तो जो एलिमेंट नहीं है ए में, उसमें आप मतलब बी में जो एलिमेंट आपने लिया है उसके नीचे ही 1 लिखना है, बाकी सब जगह 0 लिखोगे, क्योंकि वो एलिमेंट उसमें है ही नहीं। तो इसमें 1 डिनोट कर रहा है कि 1 का मतलब है कि ये फर्स्ट एलिमेंट बी में है, थर्ड एलिमेंट बी में है, सेवंथ एलिमेंट बी में है और nth एलिमेंट भी बी में है। तो इस तरह से बनता है आपका बिट स्ट्रिंग। तो एग्जांपल देखो, आपके पास एक सेट है ए बी सी, ठीक है। अब आप इसमें सबसेट ले रहे हो, एम्प्टी सेट का मतलब है उसमें कोई सा भी एलिमेंट ए का नहीं है, तो आपकी जो बिट स्ट्रिंग बननी है वो सिर्फ 0 0 0 से बन रही है। अब आपने एक सबसेट ले लिया ए का सी, सिंगलटन सी, तो मतलब ए नहीं है, बी नहीं है, सी है, तो ए नहीं है तो 0 आ गया, बी नहीं है तो भी 0 आ गया, सी है तो 1 आ गया। इस तरह से बन रहा है। अब आप देखो ये बी, सिंगलटन बी, ये भी ए का सबसेट है। अब इसमें ए नहीं है तो ए के लिए हमने 0 लिखा, ए क्योंकि नहीं है, बी है तो उसमें 1 लिखा, और सी नहीं है तो हमने 0 लिखा। इसी तरह आप इसको देखो, ए कॉमा सी को देखो। अब इसमें ए है तो फर्स्ट प्लेस पे आपने 1 लिखा है यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे 1 लिख दिया। सेकंड प्लेस में बी पे 0 लिखा है, क्योंकि इस सेट में बी में 0, इस सेट में बी नहीं है तो इसमें आपने 0 लिखा, और इस सेट में सी है तो आपने थर्ड प्लेस पे 1 लिखा। तो जो स्ट्रिंग बनेगी वो डिपेंड करता है इसमें कितने एलिमेंट्स। अगर इसमें 3 एलिमेंट्स है तो स्ट्रिंग का साइज भी 3 होगा। अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स है तो उस स्ट्रिंग का साइज हमेशा n ही बनेगा। तो यहाँ देखो सारी स्ट्रिंग का साइज आपका 3 ही बन रहा है, ठीक है। इसी तरह आपका एक सेट लिया ए बी सी, वो ए का सबसेट है, तो इसमें आपने 1 1 1 तीनों ले लिया, क्योंकि उसमें ए बी सी तीनों थे, तो ये बन गया आपका बिट स्ट्रिंग। इसमें हमने सारी चीज़ें कवर कर ली, कोई एलिमेंट है, कोई एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं है, पूरा सेट एम्प्टी है, पूरा ही सेट आपने उठा लिया ए, तो किस तरह से उसकी बिट स्ट्रिंग बनेगी। तो इसकी हेल्प से हम ना सबसेट्स बना सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। अगर आपके पास एन में किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ बिट स्ट्रिंग कितनी बनेगी, वो 2n बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि अगर ए में आपके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, A1 A2 AN, मतलब आपके पास n पोजीशन है, 1 2 3 4 5, इस तरह से आपके पास कितनी पोजीशंस है, n पोजीशंस है, ठीक है। अब आपके पास फर्स्ट पोजीशन के लिए भी 2 चॉइसेस हैं, 0 और 1 की, सेकंड पोजीशन के लिए भी 2 चॉइसेस हैं, थर्ड पोजीशन के लिए भी 2 चॉइसेस हैं, एंड nth पोजीशन के लिए भी 2 चॉइसेस हैं। तो आप मल्टीप्लाई कर दो उन सबको, तो क्या बनेगा, ये 2 की पावर n बनेगा। तो मतलब ए के जितने भी सबसेट हैं वो कितने सबसेट्स हैं, 2 टू द पावर n। सो ए में जितने भी आप ए के जितने भी सबसेट्स बना सकते हो वो आप बिट स्ट्रिंग के थ्रू ही तो बना सकते हो। और कितनी बिट स्ट्रिंग बननी है आपके पास, 2n। तो इसका मतलब ए के कितने सबसेट होंगे जो पावर सेट ऑफ ए में आएगी, वो 2 की पावर n होंगे। मतलब कि ए के जितने भी सबसेट है वो पावर सेट ऑफ ए में ही तो लिखते हो आप, तो उसमें कितने आएंगे सबसेट्स, 2n, क्योंकि आप कितनी बिट स्ट्रिंग बना पा रहे हो, आप 2n बिट स्ट्रिंग बना पा रहे हो। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आपके पास एक सेट है ए और बी, ठीक है, आर द सबसेट ऑफ यू। तो यू आपके पास यूनिवर्सल सेट है, 1 2, इसमें 1 to 10 एलिमेंट्स है। सो यूज बिट स्ट्रिंग टू फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले तो आप ए और बी लिख लो। तो आपके पास यू में जो है पोजीशंस बनाने के लिए इसको क्लियरली इस तरह से लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपकी पोजीशन आ गई। तो ए की जो बिट स्ट्रिंग आप बनाओगे वो कैसे बनेगी, ए में फर्स्ट 1 2 3 4 5 है और बाकी कुछ नहीं है, तो जो 1 2 3 4 5 है तो 1 2 3 4 5 के नीचे तो 1 आएगा क्योंकि ए में है, और 6 7 8 9 10 नहीं है तो 0 आएगा। इसी तरह आप बी में क्या क्या है, 1 3 5 7 ऐसे हो, सिर्फ ऑड नंबर्स हैं, तो 1 के नीचे 1 आएगा, 2 के नीचे 0, 3 के नीचे 1, 5 के नीचे 1, 7 के नीचे 1, 9 के नीचे 1, बाकी सब जगह 0। अब आपको यूनियन लेना है, फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी यूजिंग द बिट स्ट्रिंग। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब है आपको इन दोनों स्ट्रिंग्स का क्या लेना है, और ए और बी, किन का, इन दोनों का। तो इन दोनों का ए और बी करना है, मतलब आपको ये वाला सिंबल जो होता था और का, इन दोनों का और बनाना है हमें। तो कैसे बनाओगे इन दोनों का और,
तो वन 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 का मतलब है ट्रू ट्रू, तो और में तो एक भी ट्रू होता है तो ट्रू आता है, तो वन आएगा यहाँ पे। तो जहाँ पे भी एक भी वन दिखाई दे रहा है वहाँ पे क्या आएगा, हमेशा वन आएगा। वन 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 वन। अब यहाँ पे दोनों जीरो जीरो हो गए, मतलब फॉल्स फॉल्स। तो फॉल्स फॉल्स का और क्या बनता है, वो फॉल्स ही बनता है। वन जीरो वन, ठीक है। अब ए यूनियन बी यहाँ से आपका क्या बना, आप बना सकते हो ए यूनियन बी। तो यहाँ पे वन के नीचे वन आ रहा है, टू के नीचे भी वन आ रहा है, तो मतलब जिनके नीचे वन आ रहा है वो एलिमेंट ए यूनियन बी में है। तो वन के नीचे वन आ रहा है तो वन भी है, टू भी है, थ्री भी है, फोर भी है, फाइव भी है। अब देखो यहाँ सिक्स के नीचे जीरो आ रहा है, इसका मतलब ए यूनियन बी में सिक्स नहीं है। अब सेवन के नीचे भी वन आ रहा है, एट के नीचे फिर से जीरो आ गया, तो उसका मतलब एट नहीं है ए यूनियन बी में। सेवन है, नाइन है, टेन नहीं है। तो ए यूनियन बी क्या बना, वन टू थ्री फोर फाइव सेवन नाइन। अगर आप इसको इंडिविजुअली ऐसे भी देखते, इन दोनों का यूनियन क्या होगा, मतलब जो एलिमेंट, सारे एलिमेंट उठा लो जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो वन टू थ्री फोर फाइव आ रहा है ए में, और बी में एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, सेवन नाइन। तो सेवन नाइन आ तो गया, तो सारा का सारा हमने बिट स्ट्रिंग से ही बनाया है। अब आप बना लो ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है आप ए एंड बी बनाना चाह रहे हो, मतलब क्या आप अब क्या करोगे यहाँ पे, अब आप इन दोनों का और ना लेके इन दोनों का आप लोगे एंड। तो एंड का मतलब क्या होता है, अगर दोनों ट्रू हैं तभी वन आएगा, अदरवाइज वन नहीं, वन जीरो ही आएगा, ठीक है ना। तो आपको इन दोनों लाइन पे फोकस करना है, जो दोनों स्ट्रिंग लिखी है ना, इन दोनों स्ट्रिंग पे फोकस करना है। तो इन दोनों स्ट्रिंग से क्या बनेगा बताओ, ए एंड बी बनाने जा रहे हो तो दोनों जगह वन है तो सिर्फ वन लिखो, बाकी जगह जीरो आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो वन आ गया, फिर यहाँ पे भी वन वन है तो इसलिए यहाँ पे भी वन आ जाएगा, और यहाँ पे वन जीरो है तो यहाँ जीरो आएगा, ठीक है। फोर में वन जीरो है तो जीरो आएगा, फिर फाइव में वन वन है तो वन आएगा, सिक्स में जीरो जीरो है तो जीरो आएगा, फिर जीरो वन है तो क्या आएगा, जीरो, क्योंकि हमें दोनों वन होते तभी आता है। बाकी देखो सब जगह क्या आ रहा है, जीरो 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 ही बनेगा। तो यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो। तो कितने हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। तो टेन के 10 एलिमेंट्स हमने कवर कर लिए। तो अब उनको आप लिख लो ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे फर्स्ट, अब देखो वन था, यहाँ पे भी वन आ रहा है, मतलब वन हमने लेना है इंटरसेक्शन बी में, तो वन आएगा, तो वन आ गया। अब यहाँ टू है, टू के नीचे जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब टू नहीं लेना है। थ्री है, थ्री के नीचे वन आ रहा है, मतलब थ्री लेना है। उसके बाद देखो वन कहाँ आ रहा है, फाइव के नीचे आ रहा है वन, तो इसका मतलब इसको भी लेना है, और कहीं पे भी नहीं आ रहा। तो इंटरसेक्शन बी क्या बना, 135। अगर आप इसको इंडिविजुअली ऐसे भी यहाँ से जो सेट थ्योरी की बेसिक रूल्स होते हैं वहाँ से भी लगाते, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कहाँ क्या 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 है, वो है 1 3 और 5 ही हैं दोनों में कॉमन एलिमेंट्स। तो इंटरसेक्शन भी आप बिट स्ट्रिंग से ऐसे भी बना सकते हो। तो हमारे पास क्या होता है, कंप्यूटर में जो सेट हम डालते हैं वो हमारे पास एक सेट की इन्फॉर्मेशन हमने दे दी कि उसमें 1 2 3 10 एलिमेंट्स हैं, उसके बाद उसके जितने भी सबसेट्स हैं उनके यूनियन इंटरसेक्शन वो सारा 1 0 की हेल्प से ही कैलकुलेट होता है। वहाँ पे हमें बताना नहीं पड़ता कि यूनियन का मतलब क्या है या एंड का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है। वहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये लॉजिकल ऑपरेटर्स ही काम आते हैं, जो आपके पास कंजंक्शन डिसजंक्शन इम्प्लीकेशन ये सब होते थे, यही काम आते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे हम एक सेट को कंप्यूटर सिस्टम में इस तरह से रीड करते हैं। सो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसको कैसे करेंगे। हमारे पास यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 0 1 2 3, तो आपके पास ये बन गया 0 1 2 3 4। अब आपके पास दो सेट हैं, ये ए मान लो और इसको बी मान लो। तो ए सेट क्या बनेगा, बिट स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग 1 3 4 है, तो 1 3 4, बाकी सब जगह 0। और बी सेट क्या बनेगा, उसमें है 0 2 3, तो 0 2 3, बाकी सब जगह 0। अब आपको क्या बनाना है, यूजिंग द बिट स्ट्रिंग फाइंड यूनियन इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब ए और बी। तो आप इन दोनों का क्या निकालोगे, और, तो और क्या निकल के आएगा, जहाँ पे भी एक भी बार वन है तो वन आ जाएगा। और इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए एंड बी। तो मैं दोनों एक ही साथ निकाल रहा हूँ पहले, फिर बाद में हम उनको लिख लेंगे। तो यहाँ पे आपका एंड अब बना रहा हूँ मैं। तो एंड बनाने के लिए दोनों जगह वन होना चाहिए तभी वन आएगा। तो दोनों जगह वन कब कहाँ का है, वो है यहाँ पे बस, और कहीं भी नहीं है वन दोनों जगह पे, तो ये वन आ गया। बाकी सब जगह क्या आएगा, बाकी सब जगह आएगा 0। तो अब आप यहाँ से लिख लो ए यूनियन बी।
तो ए यूनियन बी में देखो यहाँ पे सारी जगह 1 1 आ रहा है, तो इसका मतलब सारे एलिमेंट्स कवर हो गए आपके 0 1 2 3 4। और ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, जहाँ पे 1 है 1 यहाँ पर है, और ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग में है, 3 के, मतलब 3 आएगा बस उसमें, तो यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूजिंग दी बिट स्ट्रिंग्स। तो इस तरह से हमारे कंप्यूटर जो सिस्टम होता है, वो जो बैकग्राउंड में वर्किंग कर रहा होता है, वो इस तरह से वर्किंग करता है 0 1 की हेल्प से। हर चीज़ को वो इसने एक सेट को भी 0 1 में कन्वर्ट कर लिया पोजीशन के अकॉर्डिंग, कि कौन सी पोजीशन वाला एलिमेंट ए में आ रहा है और कौन सी पोजीशन वाला एलिमेंट बी में आ रहा है। तो इस तरह से हमारा ये बिट स्ट्रिंग करके आप यूनियन, इंटरसेक्शन, इवन डिफरेंस वगैरह ये सब भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा ये लेक्चर आज का समझ आया होगा, सेट थ्योरी पूरी अच्छे से समझ आ गई होगी, कौन कौन से रूल्स होते हैं इसमें, प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपकी, कौन सी आइडेंटिटीज़ होती हैं, सेट ऑपरेशंस होते हैं। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।